इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत फैसलाबाद की 9 मई के मुकदमात का फैसला सुनाया गया है, जिसमें उमर अयूब, शिबली फराज, जरताज गुल हैं, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, शाह महमूद कुरैशी, साहबजादा हामिद रजा, फारूक हबीब, इन सबको 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। MPAs भी हैं। तो अब आप किस तरह से देख रहे हैं कानून की नजर में उनके पास अब मजीद क्या ऑप्शंस हो सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया। आज जो फैसलाबाद की एंटी टेररिज्म कोर्ट ने फैसला सुनाया है, ये तीसरा फैसला है। इससे पहले रिसेंट डेज के अंदर आपके सामने सरगोदा का फैसला आया, उसके बाद लाहौर का आया, आज ATC फैसलाबाद ने किया है। ये सारे उस इंसिडेंट्स की एक कंटिन्यूटी है कि जिसके अंदर 9 मई को पूरे मुल्क के अंदर एक मैसिव किस्म का जो था, एक कोऑर्डिनेटेड, प्रोवोकेटेड है और एक प्लान किस्म की एक एक्सरसाइज पूरे मुल्क के अंदर की गई कि जिसके अंदर हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को, इंटेलिजेंस एजेंसीज को, उसके बाद स्टेट इंस्टीट्यूशंस को और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट किया गया और उसके साथ साथ जो हमारे शोहदा के मॉन्यूमेंट्स है उनको डिसरिस्पेक्ट किया गया। और इसके मुतालिक पूरे दुनिया के अंदर जो था वो एक ऐसी सिचुएशन पैदा की गई कि जिसके अंदर ये कहा गया कि ये सारे का सारा एक राइट ऑफ प्रोटेस्ट जो है या एज ए राइट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी जो है उसके तौर पे इसको इस्तेमाल किया गया। और ये दुनिया में किसी जगह इसकी गुंजाइश नहीं है कि आप पब्लिक प्लेसेस के अंदर या जहां पे आपके मिलिट्री लॉज अप्लाई करते हैं वहां पे आप जाएं, प्रोटेस्ट करें और इस तरह की एक्टिविटी करें कि जिससे ये है कि ना सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा हो, बल्कि इन इदारों के ऊपर जो बुनियादी ऑब्जेक्टिव यही था कि एक म्यूटिनी जो है उसका एक किया जाए कि इदारों के अंदर जो है एक ऐसी जो है वो एक चीज क्रिएट की जाए कि जिससे पूरे मुल्क के अंदर जो है वो एक अनरेस्ट भी आए और एक मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी आए। अब उसके अंदर मैं समझता हूं कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने एक बड़ा टॉलरेंस का इसके अंदर किया कि जो कि आपकी जो मिलिट्री है उसकी बुनियादी तौर पे ट्रेनिंग यही होती है कि अगर कोई शख्स वहां पे आता है तो फिर उनका काम फाइट करना है, लेकिन वहां पे एक टॉलरेंट आई। आपने देखा कि पूरे मुल्क में 100 से ज्यादा आई, आपके सामने लाहौर आया, उसके बाद फैसलाबाद, सरगोदा, मर्दान के इंसिडेंट्स आए, GHQ के अंदर आए और उनमें में से बहुत थोड़े लोग जो 103 थे उनको मिलिट्री एक्ट के अंदर ट्राई किया गया और बाकी जो मुख्तलिफ जगहों पे एंटी टेररिज्म कोर्ट्स के जो है वो केसेस बनाए गए। अब जिस तरह बनाए गए सबको ये था कि जी मिलिट्री कोर्ट्स पे नहीं आने चाहिए, एंटी टेररिज्म कोर्ट्स के अंदर आनी चाहिए। जो भी मुलविस है, जो कॉन्स्पिरेसी में है, साजिश में है, उसको सजा मिलनी चाहिए। और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनके 4 माह के अंदर ट्रायल जो है वो कंक्लूड किए जाने चाहिए। और आपके लॉ के अंदर जो एंटी टेररिज्म का है कि 7 दिन के अंदर चालान अगर जमा हो जाता है तो ट्रायल को कंक्लूड होना चाहिए और अपील जो है 30 दिन के अंदर आनी चाहिए। बट इस सिस्टम के अंदर इतने लैप्सेस या इतना इस सिस्टम डिसफंक्शनल है कि एक तरफ पाकिस्तान की रियासत इसकी मुद्दई है और दूसरी तरफ रियासती इदारे इसके विक्टिम है, लेकिन 2.25 साल जो है इस सारे प्रोसेस को लगे। इस केस के अंदर जो है वो दिसंबर 2024 के अंदर जो है वो चालान जो है, जो चार्ज जो है वो फ्रेम किया गया, जिसमें आपने देखा है कि 77 ऐसे लोग हैं जिन्हें क्विट कर दिया गया है और 108 जो हैं जो कॉन्विक्ट हो गए हैं, जिसके अंदर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट भी हैं या सेनेटर्स भी उसके अंदर शामिल हैं। तो मैं ये समझता हूं कि जितना एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होना चाहिए, जो एक लॉ की रिक्वायरमेंट आर्टिकल 10A के अंदर, वो सारी की सारी अपॉर्चुनिटीज गई, हंड्रेड्स जो है पेशीज इसके अंदर आई, 2.25 साल का टाइम लगा। उसके बाद राइट ऑफ काउंसिल भी दिया गया, क्रॉस एग्जामिनेशन, विटनेसेस के ऊपर भी इजाजत दी गई और मोर इम्पोर्टेंटली ये है कि कोई इस केस के अंदर ऐसा हेस्ट नहीं आया कि जिसके अंदर अदालत ने जो लॉ के प्रिंसिपल्स हैं, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है उसको अदालत में जो है वो बाईपास किया गया हो। अब ये है कि जो सजाएं आई हैं, मैं ये समझता ये हूं कि लॉ का पूरा प्रोसेस है उसको फॉलो करके आई है। अब इनको राइट ऑफ अपील जो है वो सेक्शन 24 के नीचे जो है ये कर सकते हैं कि आप हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच सुनेगा। लेकिन जो शख्स कॉन्विक्ट हुए हैं इसके अंदर, चाहे वो सेनेटर्स हैं, चीफ मिनिस्टर्स भी इसमें शामिल हैं या उसके बाद आपके पार्लियामेंटेरियंस हैं, ये सारे के सारे जो आर्टिकल 63H कहता है कि अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो 2 साल या 2 साल से ज्यादा उसे किसी भी कॉम्पिटेंट कोर्ट से सजा होती है तो वो उसको स्टैंड डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। तो अब इसका रेफरेंस जो है वो चेयरमैन सेनेट या स्पीकर नेशनल असेंबली या प्रोविंशियल असेंबली के स्पीकर जो हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भिजवाएंगे और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है इस ऑर्डर की रोशनी के अंदर और आर्टिकल 63H की रोशनी के अंदर जो है इनको डिस्क्वालीफाई कर देगा। और उसके बाद ये है कि अगर इनकी सजाएं जो है सस्पेंड हो जाती हैं
तो फिर इनकी जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो भी सस्पेंड हो जाएगी। लेकिन अगर इनकी पनिशमेंट्स या कन्विक्शन जो हैं वो अदालत हाई कोर्ट इन्हें कंफर्म कर देती है तो फिर ये है कि ये परमानेंटली स्टैंड डिस्क्वालीफाई होंगे और इस दौरान जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो सेक्शन 57 या 58 इलेक्शन एक्ट है उसके अंदर शेड्यूल ऑफ जो आपके है बाई इलेक्शन जो है उसका भी अनाउंस करेगा। बट बुनियादी तौर पर मैं समझता ये हूँ कि एक ऐसा मामला जिसको बहुत जल्द हल होना चाहिए था ओनली फॉर द पॉलिटिकल पर्पस, ओनली फॉर द लीगल पर्पसेस जो है उसको एक पॉलिटिकल नैरेटिव के अंदर लेके आया गया और उस नैरेटिव के अंदर एक रूल ऑफ लॉ को कंप्रोमाइज किया गया, सोसाइटी को डिवाइड किया गया और अभी तक इस इशू के अंदर है कि किसको सजा होनी चाहिए किसको सजा नहीं होनी चाहिए। तो मैं ये समझता हूं कि जब अदालत जिसको सबने तस्लीम किया कि एंटी टेररिज्म कोर्ट एक कॉम्पिटेंट कोर्ट है, लेकिन जिस तरह इस मुल्क के इंतजाम इंसाफ को डील किया गया या इंस्टीट्यूशंस को डिसरिस्पेक्ट किया गया या जजेस को मिलाइन किया गया सिर्फ इस अल्टीरियर मोटिव्स की वजह से जो एक मैसिव स्केल के ऊपर पूरे पाकिस्तान में आया था, मैं समझता वो भी मुनासिब नहीं है। और अब ये है कि बजाय इस सिस्टम को क्रिटिसाइज करने के या जजेस को क्रिटिसाइज करने के या जुडिशरी को क्रिटिसाइज करने के, जिनके पास जो भी राइट ऑफ डिफेंस है या समझते हैं कि ये फैसला गलत है उन्हें हाई कोर्ट के अंदर जाना। जो भी समझता है कि ये फैसला गलत है वो अपील का हक अब भी रखता है। हाफिज एहसान इस सवाल से हमसे बात कर रहे थे। आपका वक्त देने का बहुत